देखिए आज हम आपको स्वर संधि पढ़ा रहे हैं। कौन संधि पढ़ा रहे हैं? स्वर संधि पढ़ा रहे हैं। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहते हैं। अच संधि ये कहते हैं। अब देखिए ये अच संधि या स्वर संधि किसे कहते हैं? तो यहां देखिए स्वर संधि, ये स्वर संधि आ रही है। तो स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। तो यहां देखिए अब स्वर संधि की परिभाषा है कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दो स्वरों का मेल, दो स्वरों का मेल स्वर संधि होता है। स्वर संधि होता है कि जब दो स्वर आपस में आके मिल जाते हैं तो वहां संधि कौन सी होती है? स्वर संधि। यानी स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल ही स्वर संधि होता है। अब देखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद यानी स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। ये हो गए स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद कितने हो गए? 8 हो गए। सबसे पहले स्वर संधि में आता है यण संधि। कौन संधि आती है? यण संधि। नंबर 2 अयादि संधि। नंबर 3 गुण संधि। और नंबर 4 वृद्धि संधि। ये 4 नंबर पर वृद्धि संधि है। और 5 नंबर पर आती है दीर्घ संधि। 6 नंबर पर आती है पूर्व रूप संधि। और 7 नंबर पर आती है पर रूप संधि। और 8वां जो इसका भेद है वो है प्रकृति भाव संधि। कौन संधि है? प्रकृति भाव संधि। ये हो गई। तो यहां देखिए स्वर संधि के जो भेद बताया आपको, कितने भेद? 8। सबसे पहले यण संधि, फिर अयादि संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो ये स्वर संधि के 8 भेद हैं। अब यहां देखिए यण संधि और अयादि संधि, उसके बाद में ये गुण संधि से लेकर के पूर्व रूप संधि तक, और अंत में ये प्रकृति भाव। तो यण और अयादि संधि में आदेश होता है। यहां आदेश होगा। और गुण से लेकर गुण, वृद्धि, दीर्घ, पूर्व रूप, पर रूप, इन संधियों में एकादेश होगा। यहां एकादेश हो जाएगा। और प्रकृति भाव संधि आती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात नो चेंज। यहां तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये स्वर संधि के 8 भेद आपको बताए। अब आगे सबसे पहले हम यण संधि पढ़ते हैं। देखिए अब यण संधि क्या होती है?
तो सबसे पहले यण संधि की परिभाषा आपको बताएंगे, उसके बाद उसका सूत्र और सूत्र का अर्थ, जिसको सूत्रार्थ कहते हैं। नंबर 1, यण संधि। तो यण संधि, सबसे पहले यण संधि की पहचान, कि यण संधि की पहचान कैसे करें। यण संधि की पहचान, तो यहां देखिए, जब ए उ रे लरे के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो वहां यण संधि होती है, यण संधि होती है। तो यहां देखिए, यण संधि की पहचान ये होती है कि जब ए उ रे लरे, ये जो 4 वर्ण हैं, ए उ रे और रे के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर, असमान स्वर का अर्थ ये होता है कि ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, ई के अलावा कोई भी स्वर आए, ओ के बाद ओ नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वर आए, और रे के बाद रे नहीं होना चाहिए, रे के बाद रे नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहां देखिए, संस्कृत व्याकरण में समान अक्षराणि, यानी समान अक्षर कौन कौन से हैं, ए और आ, ये दोनों समान है, ए और ए ये भी समान है, उ और ओ ये भी समान है, और रे ये भी समान है। तो समान अक्षराणी संस्कृत व्याकरण में 8 जो वर्ण हैं वो समान अक्षराणी माने गए हैं। तो यहां देखो, ए के बाद ए नहीं होना चाहिए, ओ के बाद ओ नहीं आना चाहिए, रे के बाद रे नहीं आना चाहिए, रे के बाद रे नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कोई भी स्वर आए तो वहां यण संधि होती है। अब देखिए यण संधि का सूत्र, इसका सूत्र है इको यणची, इको यणची, ये सूत्र है इसका। इस सूत्र का अर्थ ये होता है कि इकै स्थाने, इकै स्थाने यण शयाद अचि, शयाद अचि संहितायाम विषय, विषय इकै स्थाने यण स्याद अचे संहितायाम विषय। अब इस सूत्र का अर्थ ये होता है कि ई या ई के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो ए या ई के स्थान पर, ए या ई के स्थान पर यह हो जाता है, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ए या ए के बाद असमान स्वर आए तो ए या ए के स्थान पर क्या हो गया, यह हो गया। ओ या उ, ओ या उ के बाद असमान स्वर आए तो उ या उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। रे या रे के बाद, रे या रे के बाद असमान स्वर आए तो रे या रे का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। और रे के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो रे के स्थान पर लय हो जाता है। तो सूत्र का अर्थ ये हो गया, यानी इस सूत्र का अर्थ संस्कृत में ये, हिंदी में हो गया कि ए या ए के बाद असमान स्वर आए तो ए या ए के स्थान पर यह हो जाता है। ओ या ओ के बाद असमान स्वर आए तो ओ या ओ का वह हो जाएगा। रे या रे के बाद असमान स्वर आए तो रे या रे के स्थान पर र हो जाएगा। और रे के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो रे के स्थान पर लय हो जाता है। अब आगे देखिए,
जो इकाई यणचे सूत्र है उसका अर्थ क्या होता है, जो आपको हिंदी में बताया, और संस्कृत में हम प्रत्याहार से भी इसका हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा कि एक प्रत्याहार में ए, ओ, रे और री ये वर्ण आते हैं, और एक के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। तो यण प्रत्याहार में हमारे पास य, व, र और ल ये वर्ण आते हैं। तो एक के स्थान पर क्या होगा, यण हो गया। यण संधि की बात करें, एक स्थाने यण स्याद अछि कि ई, उ, रे और रे के बाद जब असमान स्वर आए, क्या आए, असमान स्वर आए, तो ए के स्थान पर यह हो जाएगा, उ के स्थान पर वह, रे के स्थान पर र और रे के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे सुधे प्लस उपास्य, सुधे प्लस उपास्य। यहां देखिए क्योंकि यण संधि में आदेश होता है, तो आदेश क्या होता है कि जब दो वर्णों में से किसी एक वर्ण में परिवर्तन हो तो आदेश कहलाता है वो। तो यहां देखिए पहले पद के अंत में ई आ रहा है, ई हो गया, और ए के बाद उ आ रहा है, उ क्या है, असमान स्वर है, असमान स्वर। ए के बाद असमान स्वर होने पर ए के स्थान पर यह हो गया, क्या होगा, यह। तो यहां शेष क्या बचा, शुद्ध। यह ए का यह हो गया और उपास्य का उपास्य हो गया, ये उपास्य हो गया। तो सुधे प्लस उपास्य, पहले पद के अंत में ए आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, उ आ रहा है, उ क्या है, असमान स्वर। तो ए के बाद असमान स्वर होने पर ए के स्थान पर यह हो गया। अब शेष क्या बचा, शुद्ध, यह और उपास्य। अब इसको जोड़ देंगे तो ये बढ़ जाएगा सु, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन। पहले का व्यंजन आधा रहेगा ये ऐसे, यह में उ की मात्रा जुड़ेगी यू, और पास्य का पास्य, तो ये बन गया शुद्धियोपास्य। इसी प्रकार से मधु प्लस अरि है। यहां देखिए मधु, पहले पद के अंत में उ आ रहा है, और उ के बाद क्या आ रहा है, क्या है, असमान स्वर है। असमान स्वर आने पर उ के स्थान पर क्या हो गया, वह हो गया, तो ये शेष रहा मध, वह और अरि, क्योंकि दूसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब जोड़ देंगे मैं, द, वह और रि, मध्वरी बनेगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद में आ रहा है अपना रे का, तो धात्रे प्लस अंश है। यहां देखिए धात्रे प्लस अंश है, तो यहां धात्री रे आ रहा है, और रे के बाद क्या आ रहा है, असमान स्वर। असमान स्वर आने पर रे के स्थान पर क्या हो गया, र हो जाता है। अब यहां शेष क्या बचा, धात, क्या बच रहा है, धात, धात, उसके बाद रहे, और आगे दूसरा पद वो का वो रहेगा, क्योंकि यहां कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अंश है। अब जो द, धात, तो तय, र और ए, यानी ये तय, तय के साथ र और ए, जब इनको जोड़ते हैं संयुक्त वर्ण है तो त्रय बनता है। क्या बनता है, त्रय। तो इसको जोड़ेंगे धा त्रंश, क्या बन गया, धात्रंश, ये हो गया। तो यहां धात्रे प्लस अंश की संधि क्या होगी, धात्रंश होगी। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखो, लिरी का। लिरी का एग्जाम्पल देखिए, लिरी प्लस आकृति, लिरी प्लस आकृति। तो यहां देखिए लिरी, लिरी के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो लिरी का हो गया लय, और लय के बाद क्या है, आकृति, यह आकृति है यहां, तो लय में आ जुड़ेगा ला, लाकृति बन जाएगा ये रूप।
तो ये यण संधि है। यण संधि में ये चारों जो एग्जाम्पल है हमने आपको समझा दिए। सबसे पहले यण संधि की पहचान आपको याद करनी है कि यण संधि की पहचान क्या होती है कि जब ई उ रे और रे के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वहां यण संधि होती है। उसके बाद में इसका सूत्र याद करना है कि सूत्र क्या है, इको यणची। उसके बाद देखिए इसकी जो परिभाषा है कि यण संधि कैसे होती है, परिभाषा याद करनी है हमें। और उसके बाद चारों एग्जाम्पल। धन्यवाद।